कमला देवी सुबह मंदिर से पूजा करके लौटी तो उन्हें घर के आंगन में अजीब सी खामोशी और ठंडापन महसूस हुआ। जैसे घर में कोई अपना नहीं रहा हो। जैसे ही उन्होंने दरवाजे के पास कदम रखा, उनकी नजर अपने ही कपड़ों, बक्सों और बिस्तर पर पड़ी, जो अस्त व्यस्त हालत में बाहर पड़े थे। उनका दिल जोर से धड़कने लगा और घबराकर उन्होंने बहू निशा को आवाज दी कि आखिर यह सब सामान बाहर किसने और क्यों रखा है। निशा रसोई से बाहर आई, लेकिन उसके चेहरे पर आदर या अपनापन नहीं बल्कि अजीब सा कठोरपन और घमंड दिखाई दे रहा था। कमला देवी ने कांपती आवाज में पूछा, बेटी, यह सब क्या हो रहा है? क्या घर में कोई काम चल रहा है या कुछ और बात है? निशा ने बिना झिझक के साफ शब्दों में कहा कि अब यह कमरा उसे चाहिए क्योंकि वह मां बनने वाली है और डॉक्टर ने उसे आराम करने को कहा है। कमला देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई और उन्होंने हैरानी से पूछा कि पर यह तो मेरा कमरा है, मैं इतने सालों से यहीं रहती आई हूं। निशा ने ठंडे स्वर में जवाब दिया कि अब घर में बदलाव होगा और बच्चे के आने से पहले सब व्यवस्था नई करनी पड़ेगी। कमला देवी ने उम्मीद भरी नजरों से पूछा कि रवि ने भी यही कहा है? क्या क्या उसने भी मुझे कमरे से हटाने को कहा है? निशा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि रवि वही चाहता है जो मैं चाहती हूँ, क्योंकि अब यह घर हम दोनों को संभालना है। यह सुनते ही कमला देवी की आंखें भर आई और उन्हें लगा जैसे उनके अपने ही घर में उनकी कोई जगह नहीं बची। उन्होंने धीरे से कहा कि बेटी, मैं बूढ़ी जरूर हूं, लेकिन इस घर को बनाने में मेरी पूरी उम्र लगी है। निशा ने बिना भाव बदले कहा कि इसलिए तो कह रही हूं माँ जी, अब आप आराम से पीछे वाले स्टोर रूम में रहिए, वहां आपको कोई परेशानी नहीं होगी। कमला देवी ने स्टोर रूम की ओर देखा तो वह कमरा धूल, पुरानी कबाड़ और बंद हवा से भरा हुआ था। उन्होंने सोचा शायद बहू मजाक कर रही होगी और थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा, लेकिन बहू ने सच में उनका बिस्तर उसी कमरे में रखवा दिया। कमला देवी चुपचाप अंदर गई और कोने में बैठ गई, जैसे उनके भीतर की सारी ताकत एक ही पल में खत्म हो गई हो। उनकी आंखों के सामने बेटे का बचपन घूमने लगा, जब वह रात रात भर जागकर उसे बुखार में गोद से में लेकर बैठती थी। आज वही बेटा ऑफिस में था और उसे शायद पता ही नहीं था कि उसकी माँ अपने ही घर में बेघर कर दी गई है। कमला देवी ने भगवान की तस्वीर की तरफ देखा और मन ही मन पूछा कि क्या यही दिन देखने के लिए उन्होंने सारी उम्र संघर्ष किया था? उनके दिल में दर्द जरूर था, लेकिन फिर भी उन्हें उम्मीद थी कि शाम को बेटा आएगा तो सब ठीक कर देगा। उन्होंने अपने आंसू पोंछे और खुद को समझाया कि बेटा कभी अपनी माँ के साथ अन्याय नहीं करेगा। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि शाम उनके जीवन का सबसे बड़ा सच लेकर आने वाली है। उस रात का अंधेरा सिर्फ घर में नहीं, कमला देवी के जीवन में उतरने वाला था और उनकी परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। शाम ढलते ढलते कमला देवी की नजरें दरवाजे पर ही टिकी रही, क्योंकि उन्हें पूरा भरोसा था कि बेटा रवि आते ही सारी गलतफहमी
दूर कर देगा। जैसे ही रवि घर के अंदर आया, कमला देवी जल्दी से उठी और भारी कदमों से उसके पास पहुंचकर धीमी आवाज में बोली कि बेटा, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। रवि ने माँ की तरफ देखा। जरूर, लेकिन उसके चेहरे पर पहले जैसी ममता या चिंता नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी जल्दबाजी और झुंझलाहट दिखाई दे रही थी। कमला देवी ने कांपती आवाज में पूछा कि बेटा, मेरा सामान बाहर क्यों फेंका गया है और मुझे स्टोर रूम में क्यों भेज दिया गया है? रवि ने जूते उतारते हुए बहुत सामान्य लहजे में कहा कि माँ, इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? बस कुछ ही दिन की तो बात है। कमला देवी ने दुखी होकर कहा कि बेटा, यह मेरा कमरा है। मैं इतने सालों से उसी में जरूर रहती आई हूँ। अचानक मुझे वहां से कैसे हटा दिया गया? रवि ने गहरी सांस लेकर कहा कि माँ, निशा की हालत ठीक नहीं है। डॉक्टर ने उसे ज्यादा चलने फिरने से मना किया है, इसलिए उसे बड़ा कमरा चाहिए। कमला देवी ने बेटे की आंखों में देखते हुए कहा कि बेटा, मैं भी तो इस घर की हूँ। क्या मेरी तकलीफ किसी को दिखाई नहीं दे रही? रवि का स्वर थोड़ा सख्त हो गया और उसने कहा कि माँ, आप बात को समझने की बजाय भाव खो रही हैं। घर में बच्चे का आने वाला समय है। हमें व्यवहारिक होना पड़ेगा। कमला देवी ने टूटती आवाज में कहा कि क्या व्यवहारिक होने का मतलब यह है कि माँ को कबाड़ वाले कमरे में भेज दिया जाए? इतने में निशा भी कमरे में आ गई और उसने रवि से कहा कि देखो, मैंने पहले ही कहा था, माँ जी को बात को बढ़ाएंगी। रवि ने भी माँ की तरफ देखकर कहा कि माँ, आप हर बात में समस्या ढूंढना बंद कर दीजिए। यह घर अब सिर्फ आपका नहीं रहा, हम दोनों का भी है। कमला देवी को ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके सीने में सीधे पत्थर मार दिया हो और वह कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गई। उन्होंने धीरे से कहा कि बेटा, मैंने तो हमेशा सोचा था कि बूढ़ी होने पर मेरा सहारा तुम बनोगे, लेकिन आज तुम ही मुझे पराया कर रहे हो। रवि ने नजरें चुराते हुए कहा कि माँ, बात को इतना बड़ा मत बनाइए। आप वहीं आराम से रहिए, खाना पीना सब मिलेगा। कमला देवी ने दुख से कहा कि बेटा, माँ को सिर्फ खाना देने से उसका हक पूरा नहीं हो पाता, उसे सम्मान भी चाहिए होता। रवि इस बात पर चिढ़ गया और बोला कि माँ, मुझे देर हो रही है, ऑफिस का बहुत तनाव है। कृपया रोज रोज का भावनात्मक ड्रामा मत किया करो। यह सुनकर कमला देवी का दिल जैसे अंदर से टूट गया और उन्होंने महसूस किया कि उनका अपना बेटा अब उन्हें बोझ समझने लगा है। निशा ने धीरे से मुस्कुराते हुए दरवाजा बंद कर दिया और कमला देवी अकेली वहीं खड़ी रह गई। कुछ देर बाद वह धीरे धीरे वापस स्टोर रूम में चली गई, जहां अब उनके जीवन की सारी यादें और दर्द का एक साथ जमा हो चुके थे। उन्होंने पुराने बक्से पर बैठकर सोचा कि क्या सच में अब इस घर में उनका कोई अधिकार नहीं बचा है। उन्हें लगा जैसे उनकी जिंदगी का संघर्ष एक ही पल में बेकार हो गया हो। लेकिन उनके मन के भीतर कहीं एक आवाज उठ रही थी कि सच जानना अभी बाकी है और हार मानना अभी जल्दी होगी। उन्हें नहीं पता था कि आने वाले दिनों में एक ऐसा सच सामने आएगा जो उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल देगा। आखिर सुबह कमला देवी बहुत देर तक सो नहीं पाई, क्योंकि रात भर उनके मन में बेटे के शब्द गूंजते रहे और उन्हें अपने ही घर में अजनबी होने का दर्द सताता रहा। सुबह जब उन्होंने अपनी दवा लेने के लिए पर्स खोला तो उन्हें याद आया कि पिछले महीने
बैंक से पैसे निकालने के बाद उन्होंने हिसाब ठीक से देखा ही नहीं था। उनके मन में अचानक एक बेचैनी उठी और उन्होंने सोचा कि क्यों ना आज बैंक जाकर अपनी बचत का पूरा हिसाब देख लिया जाए। धीरे धीरे तैयार होकर वह बैंक पहुंची और पासबुक अपडेट कराने के लिए मशीन में डाली, लेकिन जो एंट्री सामने आई उसे देखकर उनके हाथ कांपने लगे। उनकी जमा पूंजी, जिसे उन्होंने बरसों की मेहनत से बचाकर रखा था, तेजी से कम होती जा रही थी और कई बड़ी रकम पिछले महीनों में निकाली जा चुकी थी। कमला देवी घबरा गई और तुरंत काउंटर पर जाकर मैनेजर से पूछा कि यह पैसे किसने और कब निकाले हैं। मैनेजर ने रिकॉर्ड देखते हुए कहा कि ज्यादातर रकम आपके बेटे रवि से ने निकाली है, क्योंकि अकाउंट ज्वाइंट है और उसे अधिकार है। यह सुनते ही कमला देवी की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उन्हें लगा जैसे किसी ने उनकी सांसें ही रोक दी हो। उन्होंने कांपती आवाज में कहा कि लेकिन मैंने तो कभी इतनी बड़ी रकम निकालने की अनुमति नहीं दी, मुझे तो पता भी नहीं था। मैनेजर ने सहानुभूति से कहा कि मैडम, कागजों के हिसाब से सब वैध है, लेकिन अगर कोई समस्या है तो आप परिवार में बात कीजिए। कमला देवी बैंक की कुर्सी पर बैठ गई और उन्हें अचानक याद आने लगा कि पिछले महीनों में निशा की नए गहने, महंगे पर्दे और घर की सजावट अचानक कैसे बदल गई थी। अब उन्हें समझ आ रहा था कि यह सब किस कीमत पर हो रहा था और उनका दिल अंदर ही अंदर बैठता जा रहा था। उन्होंने धीरे धीरे खुद को संभाला और तय किया कि अब सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। उन्हें सब कुछ साफ साफ जानना होगा। बैंक से निकालते समय उनके कदम भारी जरूर थे, लेकिन उनके भीतर एक नई जागरूकता जन्म ले चुकी थी। घर पहुंचकर उन्होंने चुपचाप अलमारी से पुरानी फाइल और दस्तावेज निकाले, जिन्हें उन्होंने वर्षों से संभाल कर रखा था। एक एक कागज ध्यान से देखने लगी और जब मकान के कागज सामने आए तो उनकी सांस जैसे लौट गई। मकान अब भी पूरी तरह उनके नाम पर था और किसी को भी कानूनी रूप से उन्हें हटाने का अधिकार नहीं था। कमला देवी ने पहली बार महसूस किया कि वह पूरी तरह असहाय नहीं है, बस अब तक सच से अनजान थी। उनकी आंखों में दर्द अभी भी था, लेकिन अब उसमें डर कम और दृढ़ता ज्यादा दिखाई दे रही थी। उन्होंने मन ही मन सोचा कि अगर आज वह चुप रही तो कल उनका सब कुछ छिन जाएगा। उन्हें अपने दिवंगत पति की याद आई, जिन्होंने कहा था कि इंसान को अपना हक खुद ही बचाना पड़ता है। उसी पल कमला देवी ने फैसला कर लिया कि अब वह सच्चाई सामने लाएंगी और जरूरत पड़ी तो कानून का सहारा भी लेंगी। उनके भीतर की मां अभी टूटी नहीं थी, बल्कि अब वह अपने सम्मान के लिए खड़ी होने जा रही थी और यही फैसला उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला था। उस रात कमला देवी ने बहुत देर तक अपने पति की तस्वीर के सामने बैठकर जीवन के बीते सालों को याद किया और मन ही मन ठान लिया कि अब वह अपने सम्मान के लिए खामोश नहीं रहेंगी। सुबह होते ही उन्होंने चुपचाप अपनी पुरानी डायरी में लिखे एक नंबर को देखा, जो उनके पति के पुराने मित्र वकील सुरेश त्रिपाठी का था। कांपते हाथों से उन्होंने फोन मिलाया और जब सामने से आदर भरी आवाज आई तो उनकी आंखें भर आई और उन्होंने मिलने की इच्छा जताई। दोपहर तक वह हिम्मत जुटाकर वकील के दफ्तर पहुंची, जहां वर्षों बाद भी उन्हें वही अपनापन मिला जो
अपने घर में नहीं मिल रहा था। उन्होंने बैठते ही पूरी कहानी सुना दी कि कैसे उन्हें कमरे से हटाया गया, कैसे बेटे ने उनकी बचत बिना बताए निकाल ली और कैसे अब वह खुद को बेघर महसूस कर रही हैं। वकील त्रिपाठी बहुत ध्यान से सब सुनते रहे और बीच बीच में जरूरी सवाल पूछते रहे ताकि पूरी सच्चाई समझ सके। जब कमला देवी ने मकान के कागज और बैंक की पासबुक उनके सामने रखी तो वकील ने गंभीर होकर कहा कि कानूनी रूप से घर पूरी तरह आपके नाम है। उन्होंने साफ शब्दों में समझाया कि जब तक आप चाहें कोई भी आपको उस घर से निकाल नहीं सकता, चाहे वह आपका बेटा ही क्यों ना हो। कमला देवी को जैसे पहली बार लगा कि उनके पास अब भी सहारा है और उनके भीतर का डर धीरे धीरे कम होने लगा। वकील ने आगे कहा कि अगर आपके बेटे ने बिना आपकी सहमति के पैसे निकाले हैं तो उस पर भी सवाल उठ सकता है और आप उनसे हिसाब मांग सकती हैं। कमला देवी ने धीमी आवाज में पूछा कि क्या माँ अपने बेटे पर कदम उठा सकती है? यह कहते हुए उनकी आवाज भर्रा गई। वकील ने शांत स्वर में कहा कि यह लड़ाई बेटे से नहीं, अन्याय से है और कभी कभी सम्मान बचाने के लिए कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। उन्होंने सलाह दी कि सबसे पहले घर में सबके सामने सच्चाई रखी जाए और जरूरत पड़ी तो लिखित समझौता कराया जाए। कमला देवी लंबे समय तक चुप बैठी रही, जैसे अपने दिल और दिमाग के बीच चल रही लड़ाई को समझने की कोशिश कर रही हो। कुछ देर बाद उन्होंने गहरी सांस ली और कहा कि अब वह डर कर नहीं जिएंगी, जो सही होगा वही करेंगी। वकील ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वह साथ खड़े रहेंगे और जरूरत पड़ने पर कानूनी नोटिस भी भेजा जा सकता है। कमला देवी के चेहरे पर पहली बार हल्की सी दृढ़ता दिखाई दी और उन्हें लगा कि वह अब कमजोर नहीं रही। घर लौटते समय उनके कदम पहले से ज्यादा मजबूत थे, जैसे वह वही कमला देवी नहीं रही जो कल तक चुपचाप रोती थी। उन्होंने मन में तय कर लिया कि अब सच छिपाया नहीं जाएगा और सबके सामने खुलकर बात होगी। उन्हें पता था कि यह फैसला आसान नहीं होगा और इससे रिश्ते की नींव हिल सकती है, लेकिन उन्होंने यह भी समझ लिया था कि सम्मान खोकर रिश्ता बचाने का कोई मतलब नहीं होता। अब कमला देवी अपने बेटे और बहू से सीधे बात करने वाली थी और यह बातचीत उनके जीवन का सबसे निर्णायक पल बनने वाली थी। उन्हें अंदाजा नहीं था कि इस टकराव के बाद घर का माहौल हमेशा के लिए बदल जाएगा, लेकिन अब वह तैयार थी क्योंकि माँ अब चुप रहने वाली नहीं थी। उस शाम कमला देवी ने तय कर लिया कि अब बात टालने से कुछ नहीं होगा, इसलिए उन्होंने खुद ही रवि और निशा दोनों को हॉल में बैठने के लिए कहा। रवि पहले तो चौंका क्योंकि उसने लंबे समय बाद माँ की आवाज में ऐसा आत्मविश्वास महसूस किया जो पहले कभी नहीं दिखा था। निशा भी सोफे पर बैठ गई, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी वही लापरवाही और हल्की सी तिरस्कार भरी मुस्कान थी। कमला देवी धीरे धीरे उनके सामने कुर्सी पर बैठी और बिना घबराए बोली कि आज मुझे तुम दोनों से कुछ जरूरी बात साफ करनी है। रवि ने झुंझलाकर कहा कि माँ, अगर फिर कमरे वाली बात है तो कृपया इसे खत्म कीजिए, हमें रोज रोज तनाव मत दीजिए। कमला देवी ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा कि बात सिर्फ कमरे की नहीं है, बात मेरे हक, मेरे पैसे और इस घर की सच्चाई की है। यह सुनकर निशा का चेहरा थोड़ा बदल गया और उसने जल्दी से पूछा कि माँ जी, आखिर आप कहना क्या चाहती हैं? कमला देवी ने अपने बैग से पासबुक निकालकर मेज पर रख दी और बोली कि पहले यह बताओ, मेरी जमा पूंजी इतनी तेजी से क्यों कम हो रही है? रवि कुछ पल के लिए चुप हो गया और बिना फिर बोला कि माँ, घर का खर्चा बढ़ गया था, मैंने सोचा कि बाद में बता दूंगा।
कमला देवी ने पहली बार बेटे की आंखों में सीधे देखकर कहा कि बताने की बात नहीं थी बेटा, पूछने की थी, क्योंकि वह पैसे मेरी जिंदगी की बचत के थे। निशा ने बीच में बोलते हुए कहा कि माँ जी, आखिर यह घर भी तो आपका ही है, सब कुछ तो परिवार के लिए ही खर्च हुआ है। कमला देवी ने शांत स्वर में कहा कि परिवार के नाम पर किसी की जमा पूंजी बिना बताए खर्च करना नहीं सही नहीं होता। यह अधिकार नहीं बल्कि धोखा कहलाता है। रवि अब असहज हो चुका था और उसने कहा कि माँ, आप बात को गलत दिशा में ले जा रही हैं। कमला देवी ने तुरंत बैग से मकान के कागज निकाले और मेज पर रखते हुए बोली कि दिशा में नहीं, सच्चाई तय करेगी। उन्होंने कहा कि यह मकान अब भी पूरी तरह मेरे नाम है और कानूनी रूप से मुझे कोई भी मेरे कमरे से हटाने का अधिकार नहीं रखता। यह सुनते ही निशा का चेहरा उतर गया और उसने पहली बार डर भरी नजरों से रवि की तरफ देखा। रवि ने कागज उठाकर देखे और उसकी आवाज धीमी पड़ गई, जैसे उसे पहली बार महसूस हुआ कि बात अब गंभीर हो चुकी है। कमला देवी ने बहुत शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा कि मैं झगड़ा नहीं करना चाहती, लेकिन अब अन्याय सहना भी बंद करूंगी। उन्होंने साफ कहा कि आज तक मैं माँ थी इसलिए चुप रही, लेकिन अब अपने सम्मान के लिए खड़ी होना जरूरी है। कमरे में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई और किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि तुरंत कुछ बोले। कमला देवी ने कहा कि मैं चाहती हूँ कि कल शाम तुम्हारे ससुराल वाले भी यहाँ आए, क्योंकि अब यह बात सबके सामने ही तय करेगी होगी। रवि घबरा गया और बोला, माँ, इसकी क्या जरूरत है, हम घर में ही बात कर लेंगे। कमला देवी ने दृढ़ स्वर में कहा कि नहीं बेटा, जब अन्याय सबके सामने हुआ है तो सच भी सबके सामने ही आएगा। यह कहकर वह उठी और पहली बार बिना झुकी अपने स्टोर रूम की ओर चली गई। लेकिन आज उनके कदमों में डर नहीं बल्कि आत्मसम्मान था। रवि और निशा दोनों वहीं बैठे रह गए, क्योंकि उन्हें समझ आ चुका था कि अब मामला हाथ से निकल चुका है और आने वाली शाम इस घर की किस्मत बदलने वाली थी। अगले दिन शाम होते होते घर का माहौल असामान्य रूप से भारी हो चुका था, क्योंकि सबको पता था कि आज जो बात होने वाली है वह इस परिवार का भविष्य तय कर सकती है। रवि बार बार घड़ी देख रहा था और निशा के चेहरे पर भी पहली बार घबराहट साफ दिखाई दे रही थी, जैसे उसे अब अपनी कही हर बात याद आ रही हो। कुछ ही देर में दरवाजे की घंटी बजी और निशा के माता पिता अंदर आए, जिनके चेहरे पर सामान्य जिज्ञासा थी, लेकिन माहौल देखकर वह भी समझ गए कि मामला गंभीर है। कमला देवी ने सभी को हॉल में बैठने के लिए कहा और खुद भी पूरी शांति से सामने कुर्सी पर बैठ गई, जैसे उन्होंने मन ही मन तय कर लिया हो। कि निशा की माँ ने मुस्कुराकर पूछा कि बहन जी, सब ठीक तो है? अचानक हमें बुलाने की क्या जरूरत पड़ गई? कमला देवी ने धीरे लेकिन साफ आवाज में कहा कि आज मैं सिर्फ सच्चाई सबके सामने रखना चाहती हूँ कि ताकि आगे का फैसला न्याय से हो। उन्होंने बिना किसी आरोप के पूरे घटनाक्रम को शुरू से बताया कि कैसे उन्हें कमरे से हटाया गया, कैसे उनकी बचत बिना बताए खर्च हुई और कैसे उन्हें अपने ही घर में पराया महसूस कराया गया। जैसे जैसे वह बोलती गई, कमरे में सन्नाटा गहराता गया और कोई भी बीच में कुछ कहने की हिम्मत नहीं रख पा रहा था। निशा के पिता ने हैरानी से रवि की तरफ देखा और पूछा कि क्या यह सब सच है? क्या तुमने सच में माँ से बिना पूछे पैसे निकाले? रवि ने धीमी आवाज में कहा कि मैंने सोचा था बाद में संभाल लूंगा, लेकिन बात इतनी बड़ी हो जाएगी यह नहीं सोचा था। निशा की माँ ने अपनी बेटी की तरफ देखा और कहा कि बेटी, तुमने हमें कभी यह नहीं बताया कि माँ जी को कमरे से हटाया गया है। निशा अब पूरी तरह असहज हो चुकी थी और उसने धीमी आवाज में कहा कि मैंने सिर्फ घर की सुविधा के लिए किया था, किसी का दिल दुखाने का इरादा नहीं था। कमला देवी ने बहुत संयम से कहा कि इरादा चाहे जो भी हो,
लेकिन सच यह है कि एक माँ को उसके ही घर में सम्मान से वंचित किया गया। फिर उन्होंने बैग से मकान की कागज और बैंक की पासबुक निकालकर सामने रख दिए, ताकि बात सिर्फ शब्दों की नहीं बल्कि सबूतों की हो। निशा के पिता ने कागज ध्यान से देखी और गंभीर स्वर में कहा कि कानूनी रूप से तो यह घर पूरी तरह बहन जी का है। यह सुनकर कमरे का माहौल और भारी हो गया और रवि के चेहरे पर पछतावे और रेखाएं साफ दिखने लगी। कमला देवी ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा कि मैं अपने बेटे को सजा नहीं देना चाहती, लेकिन अन्याय को सही भी नहीं कह सकती। उन्होंने साफ कहा कि आज के बाद इस घर में सम्मान और अधिकार दोनों तय होंगे, ताकि कोई भी फिर से सीमा पार ना कर सके। निशा के माता पिता पूरी तरह समझ चुके थे कि गलती हुई है और उन्होंने अपनी बेटी को समझाते हुए कहा कि रिश्ते सम्मान से चलते हैं, जिद से नहीं। रवि की आंखें झुक चुकी थी और वह समझ गया था कि आज माँ सिर्फ दुखी नहीं बल्कि अपने अधिकार के लिए खड़ी है। कमला देवी ने कहा कि मैं कल सबके सामने अंतिम फैसला सुनाऊंगी और चाहती हूँ कि वह लिखित रूप में तय हो, ताकि भविष्य में कोई भ्रम ना रहे। यह सुनकर सब चुप हो गए, क्योंकि अब फैसला टलने वाला नहीं था। उस रात घर में कोई भी चैन से नहीं सो पाया, क्योंकि हर किसी को पता था कि अगली सुबह सब कुछ बदल सकता है। और कमला देवी पहली बार अपने जीवन में इतना मजबूत महसूस कर रही थी। अगली सुबह घर में अजीब सी चुप्पी थी, जैसे हर कोई जानता हो कि आज होने वाली बात रिश्तों की दिशा हमेशा के लिए बदल सकती है। कमला देवी रोज की तरह सबके सामने पहले उठी, लेकिन आज उनके चेहरे पर दुख से ज्यादा एक शांत दृढ़ता थी, जैसे उन्होंने मन ही मन अपना फैसला स्वीकार कर लिया हो। उन्होंने पूजा की, अपने पति के तस्वीर के सामने दीपक जलाया और धीरे से कहा कि आज मुझे सही और गलत के बीच साफ रेखा खींचनी होगी। नाश्ते के बाद उन्होंने सभी को फिर से हॉल में बुलाया और खुद सामने बैठ गई, जबकि रवि, निशा और उसके माता पिता सब चुपचाप उनकी तरफ देखने लगे। कुछ पल की खामोशी के बाद कमला देवी ने बहुत संतुलित आवाज में कहा कि मैं यह घर तोड़ना नहीं चाहती, लेकिन इसे अन्याय पर टिके रहने भी नहीं दूंगी। उन्होंने कहा कि सबसे पहले आज से इस घर में मेरा कमरा मुझे वापस मिलेगा, क्योंकि यह सिर्फ जगह का नहीं बल्कि सम्मान का सवाल है। रवि ने तुरंत सिर झुका लिया और धीमे स्वर में कहा कि माँ, जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा। मुझे अब अपनी गलती समझ आ चुकी है। कमला देवी ने आगे कहा कि दूसरी बात यह है कि मेरी बचत से जितनी रकम निकाली गई है उसका पूरा हिसाब लिखा जाएगा और धीरे धीरे वापस किया जाएगा। निशा के चेहरे पर बेचैनी साफ दिख रही थी, लेकिन अब उसे भी समझ आ गया था कि बात टालने से नहीं सुलझेगी। कमला देवी ने तीसरी शर्त रखते हुए कहा कि इस घर में रहने वाले हर सदस्य को जिम्मेदारी समझनी होगी और आगे से बिना मेरी अनुमति कोई आर्थिक फैसला नहीं होगा। उन्होंने बहुत शांत स्वर में कहा कि मैं अपने बेटे को घर से निकालना नहीं चाहती, क्योंकि माँ का दिल इतना कठोर नहीं होता। लेकिन उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि आज से रवि और निशा इस घर में मालिक बनकर नहीं बल्कि जिम्मेदार सदस्य बनकर रहेंगे। निशा के पिता ने सहमति में सिर हिलाया और कहा कि बहन जी, आपने बिल्कुल न्याय की बात कही है। इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। रवि की आंखों में अब पछतावा साफ दिख रहा था और उसने आगे बढ़कर माँ के पैरों को छूते हुए कहा कि माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैं सच में गलत रास्ते पर चला गया था। कमला देवी की आंखें भर आई, लेकिन उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा कि बेटा, माफी शब्दों से नहीं व्यवहार से साबित होती है। निशा भी धीरे धीरे उठी और बोली कि माँ जी, मुझसे भी गलती हुई है। मैं घर संभालने की कोशिश में रिश्ते संभालना भूल गई। कमला देवी ने उसे देखा और कहा कि घर दीवारों से नहीं सम्मान से बनता है।
यह बात जितनी जल्दी समझ लो उतना ही अच्छा है। फिर उन्होंने वकील द्वारा तैयार किया गया एक साधारण समझौता पत्र सबके सामने रख दिया, ताकि बातें सिर्फ वादों में न रहे बल्कि लिखित रूप में तय हो जाए। रवि ने बिना हिचक उस कागज पर हस्ताक्षर कर दिए और निशा ने भी चुपचाप साइन कर दिया, जैसे वह समझ चुकी हो कि अब यही सही रास्ता है। कमला देवी ने कागज संभाल कर रख लिया और पहली बार उन्हें लगा कि उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई शांति से जीत ली है। कमरे का माहौल अब थोड़ा हल्का जरूर हुआ, लेकिन सब जानते थे कि यह जीत आसान नहीं थी और इसके पीछे एक माँ का टूटा हुआ दिल छिपा है। कमला देवी ने धीरे से कहा कि आज से हम सब नई शुरुआत करेंगे, लेकिन याद रखो, सम्मान कभी किसी से छीन कर नहीं मिलता, उसे कमाना पड़ता है। यह सुनकर सब चुप हो गए, क्योंकि हर शब्द उनके दिल तक पहुंच चुका था और उसी पल इस घर में रिश्तों की नई परिभाषा जन्म ले चुकी थी। अब कहानी अंतिम भावनात्मक निष्कर्ष की ओर बढ़ रही है। समझौते वाले दिन के बाद घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा, लेकिन यह बदलाव सिर्फ दीवारों में नहीं बल्कि सबके व्यवहार में भी दिखाई देने लगा था। कमला देवी को उनका पुराना कमरा वापस मिल गया था और कई दिनों बाद जब वह उसी कमरे में सोई तो उन्हें लगा जैसे उन्होंने सिर्फ जगह नहीं बल्कि अपना सम्मान वापस पाया है। रवि अब पहले की तरह बेपरवाह नहीं रहता था, बल्कि सुबह उठकर माँ से हालचाल पूछने लगा और छोटी छोटी बातों में भी उनकी राय देखने लगा। निशा भी अब पहले व्यवहार में संयम लाने की कोशिश कर रही थी और वह पहली बार कमला देवी के पास बैठकर घर के काम और खर्चों की बात सुनकर खुलकर करने लगी। कमला देवी सब देखती जरूर थी, लेकिन उनके मन का दर्द पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि शब्दों से ज्यादा चोट उनके बेटे की बेरुखी ने पहुंचाई थी। एक दिन जब वह पूजा कर रही थी तो उन्होंने महसूस किया कि रिश्ते टूटते एक पल में हैं, लेकिन उन्हें जोड़ने में बहुत समय लगता है। रवि ने उस दिन खुद आगे बढ़कर कहा कि माँ, मैं बैंक चलना चाहता हूँ ताकि हम मिलकर हिसाब साफ कर ले और आगे सब पारदर्शी रहे। यह सुनकर कमला देवी को थोड़ा सुकून जरूर मिला, लेकिन उन्हें लगा कि बेटा सच में अपनी गलती सुधारना चाहता है। बैंक में रवि ने खुद मैनेजर से बात की और लिखित में यह तय किया कि आगे से कोई भी बड़ी रकम माँ की अनुमति के बिना नहीं निकाली जाएगी। कमला देवी ने उस दिन पहली बार महसूस किया कि उनका बेटा अभी पूरी तरह खोया नहीं है, बस रास्ता भटक गया था। घर लौटते समय रवि चुप था और फिर धीरे से बोला कि माँ के मैं आपके भरोसे के लायक फिर से बनना चाहता हूँ। कमला देवी ने उसकी तरफ देखा। भरोसा शब्दों से नहीं, समय से लौटता है, इसलिए जल्दी मत करो, बस सही चलते रहो। निशा भी अब पहले जैसी कठोर नहीं रही थी और उसने कई बार कोशिश की कि माँ से सामान्य बातें करे ताकि दूरी कम हो सके। एक शाम वह खुद चाय लेकर कमला देवी के कमरे में गई और बोली कि माँ जी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं चाहती हूँ कि आप मुझे घर चलाने की सही समझ सिखाएं। कमला देवी ने उसकी तरफ देखा और समझ गई कि यह वही बहू है जिसने उन्हें कमरे से हटाया था, लेकिन शायद अब उसे रिश्तों की कीमत समझ आने लगी है। उन्होंने चाय का कप लेते हुए कहा कि घर चलाना आसान है, लेकिन परिवार संभालना सीखना पड़ता है। उस दिन पहली बार दोनों के बीच बिना तनाव के लंबी बात हुई और घर के माहौल में हल्की सी गर्माहट लौटती महसूस हुई। लेकिन इसके बावजूद कमला देवी के दिल के
किसी कोने में यह सच बैठा हुआ था कि विश्वास एक बार टूट जाए तो उसका निशान हमेशा रह जाता है। उन्होंने तय किया कि वह अब भावनाओं में बहकर अपनी सुरक्षा और अधिकारों को कभी नजरअंदाज नहीं करेंगे। रात को सोते समय उन्होंने भगवान को धन्यवाद दिया कि देर से सही उन्हें सच देखने और खुद के लिए खड़े होने की ताकत मिल गई। उन्हें अब डर नहीं था, उन्होंने क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि सम्मान किसी से मांगने की चीज नहीं, बल्कि उसे बनाए रखने की जिम्मेदारी खुद की होती है। घर में सब कुछ सामान्य दिखने लगा था, लेकिन हर किसी के भीतर पिछले दिनों की सीख गहराई में बस चुकी थी और यह सीख इस परिवार को आगे बहुत बड़ी गलती करने से बचाने वाली थी। अब बस एक अंतिम बात बाकी थी जो इस कहानी को पूरा अर्थ देने वाली थी। अब कहानी अंतिम भागों की ओर है। दिन बीतते गए और घर का माहौल पहले से शांत और संतुलित दिखने लगा, लेकिन कमला देवी के भीतर चल रही भावनाओं की हलचल अब भी पूरी तरह थमी नहीं थी। उन्होंने बाहर से सब सामान्य रखा, मगर भीतर वह लगातार सोचती रही कि जीवन ने उन्हें यह कठिन सीख आखिर क्यों और किस लिए दी। एक शाम वह बरामदे में बैठी थी और सामने खेलते बच्चों को देखकर उन्हें अपने बेटे रवि का बचपन याद आ गया, जब वह उसकी हर छोटी जरूरत से पहले ही समझ जाती थी। उनकी आंखें नम हो गई, क्योंकि माँ के दिल में चाहे कितना दर्द हो, उसमें अपने बच्चे के लिए कोमलता खत्म नहीं होती। उसी समय रवि धीरे से उनके पास आकर बैठ गया और कुछ देर चुप रहने के बाद बोला कि माँ, क्या आप अब भी मुझसे नाराज हैं? कमला देवी ने उसकी तरफ देखा और बहुत शांत स्वर में कहा कि नाराजगी समय के साथ खत्म हो जाती है बेटा, लेकिन जो टूटता है उसे जुड़ने में वक्त लगता है। रवि ने सिर झुका लिया और कहा कि मुझे अब समझ आ गया है कि घर सिर्फ दीवारों का नहीं होता, वह माँ के विश्वास से बनता है। कमला देवी ने गहरी सांस ली और कहा कि बेटा, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, लेकिन खुद को भी खोकर तुम्हें पाना अब संभव नहीं है। उन्होंने धीरे से कहा कि इस उम्र में इंसान को सिर्फ सहारा नहीं बल्कि सम्मान भी चाहिए होता है। रवि ने भाव खोकर कहा कि माँ, मैं वादा करता हूँ अब से ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे आपका सिर झुके। कमला देवी ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा कि वादा करने से ज्यादा जरूरी है कि रोज अपने व्यवहार से उसे निभाना। कुछ देर बाद उन्होंने एक बात और कही जिसने रवि को चौंका दिया। उन्होंने कहा कि मैंने तय किया है कि अब से घर के सारे जरूरी फैसले लिखित रूप में तय होंगे और मैं अपनी संपत्ति का स्पष्ट बंटवारा पहले से ही दर्ज करवा दूंगी। रवि ने घबराकर पूछा कि माँ, क्या आप मुझ पर भरोसा नहीं करती? कमला देवी ने बहुत समझदारी से कहा कि भरोसा है, तभी तो साथ रह रही हूँ, लेकिन अनुभव ने सिखाया कि स्पष्टता रिश्तों को टूटने से बचाती है। उन्होंने आगे कहा कि मैं चाहती हूँ कि मेरी मौजूदगी में ही सब कुछ साफ हो जाए, ताकि बाद में किसी के मन में लालच या गलत फहमी ना रहे। निशा भी वही आकर खड़ी हो गई थी और उसने धीमे स्वर में कहा कि माँ जी, आप सही कह रही हैं, कभी कभी नियम रिश्तों को बचाने के लिए जरूरी होते हैं। कमला देवी ने उसकी तरफ देखकर हल्की मुस्कान दी और कहा कि जिंदगी ने हम सबको एक सबक दिया है, अब यह हम पर है कि हम उसे याद रखते हैं या फिर भूल जाते हैं। उस रात कमला देवी ने अपने वकील को फोन किया और कहा कि
वह अगले हफ्ते घर जाकर संपत्ति से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी कर दे। फोन रखते समय उनके मन में अजीब सी शांति थी, जैसे उन्होंने अपने भविष्य की चिंता को पहली बार सही जगह रख दिया हो। रवि दूर से माँ को देख रहा था और उसे पहली बार महसूस हुआ कि माँ मजबूत बनती नहीं, परिस्थितियां उन्हें मजबूत बना देती हैं। घर में अब सब कुछ सामान्य जरूर था, लेकिन हर दिल में यह समझ बैठ चुकी थी कि सम्मान खोने की कीमत बहुत भारी होती है। कमला देवी ने सोने से पहले भगवान से सिर्फ एक ही प्रार्थना की कि उनके परिवार को बिना कभी ऐसी परीक्षा से गुजरना पड़े, और उन्हें लगा कि अब कहानी अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है, जहां फैसला नहीं बल्कि जीवन की सीख सबसे बड़ी होती है। कुछ दिनों बाद घर में फिर एक छोटी सी बैठक रखी गई, लेकिन इस बार माहौल तनाव का नहीं बल्कि स्पष्टता और समझ का था। कमला देवी ने सबको बुलाकर बहुत शांत स्वर में कहा कि आज कोई झगड़ा नहीं होगा, बल्कि भविष्य को सुरक्षित करने की बात होगी। वकील भी समय पर आ गए और उन्होंने कागज तैयार रखे थे, जिनमें संपत्ति, बैंक जमा और घर के अधिकारों से जुड़ी सारी बातें साफ लिखी हुई थी। कमला देवी ने धीरे धीरे सबके सामने कहा कि मैं यह सब इसलिए कर रही हूँ ताकि मेरे बाद रिश्तों में कभी दरार ना आए और लालच किसी को अंधा ना बना दे। उन्होंने कहा कि यह घर मेरा है और मेरी इच्छा है कि मेरे रहते ही इसकी जिम्मेदारियां और सीमाएं तय हो जाए। रवि और निशा दोनों चुपचाप सुनते रहे, क्योंकि अब उन्हें समझ आ चुका था कि माँ का फैसला भावनाओं से नहीं बल्कि अनुभव से निकला। कमला देवी ने साफ कहा कि इस घर में सब साथ रहेंगे, लेकिन सम्मान और पारदर्शिता ही इस घर की सबसे बड़ी शर्त होगी। उन्होंने अपनी बचत का एक हिस्सा अपने नाम सुरक्षित रखने का निर्णय बताया और बाकी का उपयोग परिवार की जरूरतों के हिसाब से लिखित सहमति से करने की बात कही। फिर उन्होंने बहुत भावुक होकर कहा कि माँ अपने बच्चों से कुछ छीनना नहीं चाहती, लेकिन खुद को मिटाकर देना भी अब सही नहीं है। रवि की आंखों से आंसू निकल आए और उसने कहा कि माँ, मुझे अब समझ आ गया कि आपने सिर्फ घर नहीं बनाया बल्कि हमारी जिंदगी बनाई है। निशा भी आगे बढ़ी और बोली कि माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं घर संभालना चाहती थी, लेकिन रिश्तों की नींव भूल गई थी। कमला देवी ने दोनों को देखा और कहा कि गलती हर इंसान से होती है, लेकिन उसे स्वीकार कर लेना ही रिश्ते बचा लेता है। फिर उन्होंने कागज पर हस्ताक्षर किए और रवि ने भी साइन करवाए ताकि आगे सब कुछ साफ और सुरक्षित रहे। कागज पूरे होने के बाद कमरे में एक अजीब सी शांति फैल गई, जैसे लंबे समय से अटका हुआ बोझ अब उतर गया हो। कमला देवी ने धीरे से कहा कि आज मुझे जीत नहीं बल्कि सीख मिली है कि माँ होना त्याग जरूर है, लेकिन सम्मान छोड़ देना नहीं। उन्होंने रवि के सिर पर हाथ रखा और कहा कि बेटा, याद रखना, माँ की दौलत उसका पैसा नहीं, उसका विश्वास होता है। रवि रो पड़ा और बोला कि माँ, अब मैं आपके विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा। कमला देवी की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन इस बार उनमें दर्द और कम संतोष ज्यादा था।
उन्होंने खिड़की से बाहर देखा तो शाम का सूरज ढल रहा था, लेकिन उनके मन में एक नई सुबह जाग चुकी थी। अब उन्हें डर नहीं था, क्योंकि उन्होंने खुद को खोकर नहीं, बल्कि संभाल कर रिश्ते बचाए थे। घर में फिर से सामान्य दिन शुरू हो गए, लेकिन इस बार सबके दिल में एक बात गहराई से बस चुकी थी। सम्मान से बना रिश्ता ही लंबे समय तक चलता है और अधिकार समझकर लिया गया प्यार ही सच्चा होता है। कमला देवी ने भगवान को धन्यवाद दिया कि उन्होंने उन्हें देर से सही, लेकिन सही वक्त पर आवाज उठाने की हिम्मत दी, और इस तरह एक मां ने अपने अधिकार बचाकर सिर्फ घर नहीं, बल्कि रिश्तों की असली नींव भी बचा ली है। तो दोस्तों, आपको इस कहानी को लेकर क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, हाइप करना ना भूलें। पूरी कहानी को सुनने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।